नमस्कार, आप देख रहे हैं एब्स24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर के अपडेट खबरों के बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। रायपुर जिले में 17 मई तक की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें, जिस पर सभी को जिसका इंतजार था। रायपुर जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। गाइडलाइन जारी कर दिया है राज्य शासन ने और जो कलेक्टर हैं उनको निर्देश जारी किए हैं। रायपुर जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अतिरिक्त छूट यहां पर देने की बात भी कही गई है। दुर्ग और रायपुर दो ऐसे जिले जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली है। हालांकि राज्य शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है सभी जिलों के लिए, उसके लिहाज से 17 मई की सुबह 6 बजे तक रायपुर में लॉकडाउन रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन 15 मई से 17 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है और निर्देश के मुताबिक अलग अलग जिलों में शर्तों के साथ कुछ छूट देकर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। रायपुर और दुर्ग में कोरोना के मामलों में आई कमी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की अनुमति दी गई है। रायपुर और दुर्ग में जिले में स्टेशनरी, वाहन रिपेयरिंग शॉप, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट्स को भी और होम डिलीवरी की छूट रहेगी। पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां, लॉन्ड्री शॉप को शाम 5 बजे तक ही छूट दी गई। लॉकडाउन के दौरान बाजार, मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट। लॉकडाउन के दौरान बाजार, मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज, पान दुकान, सिगरेट दुकान बंद रहेंगे। मोहल्ले के किराना दुकान खुले रहेंगे। डेली नीड्स की होम डिलीवरी की जाएगी और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर की सेवाएं भी लोगों को मिलेंगी। बस्तर संभाग के जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें गर्मी का मौसम है, इसलिए एसी, पंखा, कूलर की होम डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस खुले रहेंगे। तो आटा चक्की, फल सब्जी ठेला को भी छूट मिलेगी। कुरियर सर्विस, निर्माण कार्य को भी लॉकडाउन में छूट मिलेगी। गैस एजेंसी, पोल्ट्री फार्म और डेयरी खुलेंगे। स्टेशनरी, वाहन रिपेयरिंग दुकान को इस बार लॉकडाउन में छूट रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट जो है होम डिलीवरी कर सकेंगे और रविवार को मेडिकल और पेट्रोल पंप को छूट रहेगी लॉकडाउन से। अब क्या बंद रहेंगे आपको बता दें, बाजार, मैरिज हॉल, मॉल और क्लब ये बंद रहेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। यानी ऐसे इलाके जहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है वहां उसे बंद रखा जाएगा। कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज और पान ठेलों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। शराब की दुकान, टूरिस्ट स्पॉट्स और भोजनालयों को अनुमति नहीं है तो वो बंद रहेंगे। इधर आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के खतरनाक स्ट्रेन का जिक्र करते हुए बस्तर संभाग के जिलों के कलेक्टरों को पूरी सावधानी बरतते हुए बॉर्डर कंट्रोल को सख्ती से लागू करने के अलावा बॉर्डर पर चेकिंग और टेस्टिंग को बेहतर करने और लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश बस्तर संभाग में जारी किए गए हैं। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नरेश, आंध्र प्रदेश में जो नया स्ट्रेन मिला है उसे खतरनाक माना जा रहा है। बस्तर संभाग के लिए क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? क्या बस्तर में भी इस खतरनाक स्ट्रेन की जानकारी है? नहीं, देखिए अभी तक तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है और
हालांकि कुछ सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए, लेकिन ये जानकारी नहीं मिली है कि विशाखापट्टनम और कुन्नूर में जिस तरह के नए वेरिएंट के बारे में मालूम चला है, ये वेरिएंट इस तरफ फैला भी है या नहीं। लेकिन ये भी सही है कि बस्तर से बहुत से लोग इलाज के लिए विशाखापट्टनम और इन इलाकों में आना जाना कर रहे हैं, तो ऐसे में इस वेरिएंट के इन इलाकों में फैलने का खतरा बराबर बना हुआ है। और इन इलाकों में बहुत से लोग मजदूरी करने को भी जाते हैं, खासतौर पर सुकमा और बीजापुर जिले से सैकड़ों की संख्या में मजदूर इन इलाकों में काम करने को जाते हैं। तो विशेष तौर पर बस्तर संभाग में इन सीमावर्ती इन 2 प्रमुख जिलों पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। 12 मई तक के लिए बीजापुर में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बाकी जगह भी और निर्देश स्थानीय स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से जारी होंगे, लेकिन सीमाई इलाकों में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। RT-PCR टेस्ट और इसके बाद ही जो लोग हैं वो लोग दाखिल हो सकेंगे। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो बस्तर की जिले की सीमा है उड़ीसा, यहाँ नवरंगपुर में भी रोजाना 400 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो सीमावर्ती इलाकों में बढ़ रहे हैं मरीज, उससे बस्तर के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, बस्तर के लिए चिंताजनक स्थिति है। और जिस तरीके से इस स्ट्रेन को खतरनाक माना जा रहा है, जाहिर सी बात है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ा बीते दिनों में, अब एक बार फिर जरूरत इस बात की है कि इन जो सीमाएं हैं इनको सील किया जाना चाहिए। नरेश, इस जानकारी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर नीति तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, न कि राज्य सरकार को। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा वर्गीकरण करना न्यायोचित नहीं है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शुक्रवार तक इस मामले में ठोस नीति प्रस्तुत करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि ठोस नीति पेश नहीं कर पाने की स्थिति में वे राज्य सरकार के इस आदेश को रद्द कर देंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 18 साल से लेकर 45 साल के बीच के लोगों को अंत्योदय कार्डधारी होने पर ही वैक्सीन लगाया जा रहा है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी समेत अंत्योदय के यूथ को, युवकों को पहले दिया जाएगा, फिर BPL कार्डधारियों के युवकों को पहले दिया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरों को दिया जाएगा। इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज किया था। कमजोर ना पड़े, दूसरे वर्ग को भी समान रूप से वितरण हो, इस बात के लिए महाधिवक्ता ने समय चाहा है और उनको समय दिया गया है। शुक्रवार की सुनवाई होगी। तो लगातार इसे लेकर चर्चा होती रही। सोशल मीडिया पर भी ये बहस का मुद्दा बना रहा कि वैक्सीनेशन में रिजर्वेशन कैसा है। आम जन की राय भी सामने आई, लोगों ने इसका कई जगह पर विरोध किया, सोशल मीडिया पर भी विरोध हुआ। लगातार सरकार ने अपना पक्ष रखा, अलग अलग माध्यमों से सरकार ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो ठोस नीति बनाए सरकार, ये कहा है हाईकोर्ट ने। और अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर ये विषय चर्चा का विषय बन चुका है। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन जी, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, शुरू से ही सोशल मीडिया पर आमजन भी इसे लेकर प्रतिक्रिया देते रहे और अब चूंकि हाईकोर्ट ने कहा है, क्या लगता है जो फैसला राज्य सरकार ने किया था उस फैसले में क्या परिवर्तन की जरूरत है? और अगर ठोस नीति की बात कही है तो किस तरह की नीति होनी चाहिए? अब सरकार क्या करेगी? देखिए, हाईकोर्ट ने जो चीज कही है, अभी वो चीजों को संज्ञान में लिया जाएगा। किन लोगों ने इसमें पिटीशन फाइल किया, उन सारी चीजों का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद हाईकोर्ट को भी जैसा माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान है उसका जवाब दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि गरीबों को यदि वैक्सीन लग रही है तो इसमें तकलीफ किस बात की है? जो लोग इस वैक्सीनेशन के, गरीबों को जो वैक्सीन लगनी है इसके खिलाफ है, ये गरीब विरोधी चेहरा इनका उजागर हो रहा है इसमें। और चूंकि मामला हाईकोर्ट का है तो इस विषय में जब तक कि वो हाईकोर्ट के प्रश्न को देखा नहीं जा सकता और जो जवाब देना होगा वो जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये बात तो साफ प्रतीत होती है कि क्या वैक्सीनेशन का अधिकार छत्तीसगढ़ में क्या सिर्फ धन्ना सेठों को है, या जो भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों तक शासन करते रहे और जिन लोगों के दम पर शासन करते रहे और बी टीम के जैसे कि लगातार बातें आती रही, तो क्या ये वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगी? गरीबों का क्या इसमें कोई अधिकार नहीं है? तो ये एक मेरे हिसाब से जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया है या ऐसी कोई बात है, तो मुझे लगता है कि गरीब विरोधी चेहरा उन लोगों का उजागर हो रहा है। गरीब विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी के नेता केदार गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर।
केदार जी, जिस तरीके से आप सुन रहे थे, नितिन भंसाली ने कहा कि जिन लोगों ने पिटीशन लगाया, जो विरोध कर रहे हैं, वो गरीब विरोधी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोर्ट ने तो साफ तौर पर एक ठोस नीति मांगी है। नहीं, देखिए, संविधान के अनुरूप देश चलता है और संवैधानिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि दवा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति है, भारत देश में रहता है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहता है, रायपुर में रहता है, तो उसके लिए एक जैसी योजना होनी चाहिए, क्योंकि जान सबकी है। और हमारे जो गरीब साथी हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन के सेंटर ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार को लगाने का दायित्व होना चाहिए। इसमें राजनीति करने की क्या बात है? पहले लगाएं गरीब भाइयों को, गांव तक के व्यवस्था करें। पर शहरों में हमारे जो नौजवान भाई हैं, जो शहर में रहते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन टाइम से होना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक बहुत महामारी है। और जो ये कहते हैं इसमें गरीब अमीर, उनकी राजनीतिक सोच जनता देख रही है, देखना चाहिए। अरे गरीबों के लिए आप काम नहीं कर सकते? वैक्सीनेशन में ही उनको, गरीबों को गरीबी दिखाने का आप प्रयास कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। क्यों नहीं कहते कि गांव में एम्बुलेंस खड़ी होगी और वहाँ सारे गरीब साथियों को वैक्सीनेशन? होगा बस्तियों में जो मोहल्ला ये क्लिनिक चल रहे हैं, वहाँ ले जाएं, जो उसकी मोबाइल वैन है वहाँ पर वैक्सीनेशन ले जाएं और करें। खाली वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया और पैसा दिया नहीं दिया, किसको ऑर्डर दिया, क्या दिया, कुछ तो पता है नहीं। जी, नितिन भंसाली जी, आपने सुना केदार गुप्ता जी को, क्या ठोस नीति में ये चीजें शामिल होंगी कि सभी को वैक्सीनेशन और गरीबों के लिए विशेष व्यवस्था हो? देखिए, ठोस नीति, अगर आपके चैनल से मुझे ये पता चल रहा है कि हाई कोर्ट ने ठोस नीति मांगी, तो कोई भी काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार कोई बिना ठोस नीति के कोई काम नहीं करती। ठोस नीति बनी भी है और हाईकोर्ट ने यदि जवाब मांगा है तो बिल्कुल उनको हाईकोर्ट को सम्मान पूर्वक जवाब दिया जाएगा और ठोस नीति से काम होगा। नहीं, फ्रंट लाइन आप देखिए, यदि गरीबों के विषय में यदि सरकार सोच रही है तो इसमें किसके पेट में पीड़ा हो रही है और क्यों हो रही है, ये तो सोचने वाली बात होगी। यदि कोई गरीबी रेखा से नीचे या जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का विरोध करता है तो मुझे लगता कोई नहीं। हमारा विरोध नहीं है, हम तो बोलते हैं घर पहुंच के लगाओ। नहीं, घर पहुंच के लगाने का नियम नहीं है केदार गुप्ता जी, आदरणीय केदार गुप्ता जी, घर पहुंचकर वैक्सीन लगाने का निर्णय तो मतलब नियम ही नहीं है। घर पहुंचकर वैक्सीन तो लग ही नहीं सकता। वैक्सीन लगाने का नियम है कि भाई उसको अस्पताल जाना होगा, उसको वैक्सीनेशन सेंटर जाना होगा, डॉक्टरों की देख रेख में वैक्सीन लगेगी, आधा घंटा उसको वहां पर बैठना होगा ऑब्जर्वेशन में, घर जाकर वैक्सीन लगेगी। इस तरीके की बात कर इस मुद्दे को आप भटकाने का काम कर रहे हैं। जी, केदार गुप्ता जी, एक अहम बात यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कही है कि जो नीति बनाने का अधिकार केंद्र शासन को है। अब राज्य सरकार अगर इस तरीके की नीति बनाती है तो ये अधिकार राज्य सरकार को तो नहीं है। ऐसे में क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? क्या ऐसी कोई नीति सरकार बना सकती है? मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, केंद्र ने दवा के लिए पहले आओ, वैक्सीनेशन के लिए पहले पाओ की नीति निर्धारित की है। छत्तीसगढ़ में गरीब भाइयों को वैक्सीनेशन सरकार उनके घर में जाकर करे और अवश्य घर की बात कर रहे हैं, परंतु शहरों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होनी चाहिए और वैक्सीनेशन में राजनीति नहीं करनी चाहिए। महामारी वैक्सीनेशन में राजनीति कौन कर रहा है? ये डे वन से सब समझ रहे हैं, जिस दिन से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है राजनीति, ये पूरे विश्व में पहला। जब हमारे प्रदेश को 30 लाख डोज की जरूरत होती है, जब हमें 4 लाख डोज दिए जाते हैं। लगाइए, आप घर में जाके लगाइए। सर, शहर में जो नौजवान भाई हैं, क्या उनको कोरोना नहीं होगा? क्या उनको? और मुझे बताइए कि आपने 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू किया है तो भी अंत्योदय को कितने लोगों को कर दिया? और मैं आपके चैनल में दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि ये सरकार गुमराह कर रही है। जो अंत्योदय के कार्ड है वो 45 वर्ष के ऊपर के बने हैं, वो नौजवान साथियों के अंत्योदय के नहीं बने हैं। जो गरीब साथी मेरे नौजवान है उनके कार्ड नहीं बने हैं। ये सरकार गुमराह कर रही है। सरकार के पास सारे मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्ड बनता है वो पूरे परिवार का बनता है, किसी सदस्य का नहीं बनता। आड़ में ये राजनीति गुमराह तो राशन कार्ड घोटाला करने वाले, नान घोटाला करने वाले लोग गुमराह कैसे किया जाता है बहुत अच्छे से। नितिन जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम चूंकि वैक्सीन की बात करें और वैक्सीन एक ऐसा विषय रहा है छत्तीसगढ़ के लिहाज से जो शुरू से जिसमें चर्चा होती रही है, चाहे वैक्सीन की सप्लाई को लेकर हो, चाहे वैक्सीन लेने या न लेने को लेकर हो। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, मेकाहारा हॉस्पिटल में 2019 से बंद पड़ी 18 करोड़ की मशीनों को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाने की मांग करते हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। बता दें कि रायपुर के सुमित अठवानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा कि
राज्य सरकार ने मेकार हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर डिटेक्ट करने के लिए पैक स्कैन मशीनों का इंस्टॉलेशन कराया था, लेकिन 2019 से ये मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन मशीनों का इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच में किया जा सकता है। इन मशीनों के जरिए मरीजों के चेस्ट में मौजूद संक्रमण का आसानी से पता लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से अपनी याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार के पास RT-PCR किट की संख्या भी लगातार कम हो रही है। ऐसे में इन मशीनों को इस्तेमाल में लाने से रोज 100 से अधिक मरीजों की स्कैनिंग हो सकेगी, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे में हाईकोर्ट राज्य सरकार को इन मशीनों का परिचालन दोबारा शुरू करने को लेकर आदेश जारी करे। पूरे मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। CMHO कोरबा के तुगलकी फरमान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को हाईकोर्ट के सामने फजीहत का सामना करना पड़ा। दरअसल कोरबा CMHO ने 23 अप्रैल को एक तुगलकी आदेश जारी कर कहा था कि कोरबा के किसी भी अस्पताल में दूसरे जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को बिना कलेक्टर की अनुमति भर्ती नहीं किया जाएगा। CMHO के इस आदेश के खिलाफ अकलतरा के भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। अपनी याचिका में सौरभ सिंह ने कहा कि CMHO का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ है। इसके साथ ही CMHO या फिर किसी भी जिले के कलेक्टर को इस तरह का आदेश जारी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट पर मौजूद महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि कोरबा में बढ़ते मरीजों को देखते हुए ऐसा आदेश जारी किया गया था, जिस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद महाधिवक्ता ने CMHO का यह आदेश वापस लेने की बात कोर्ट से कही। पूरे मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ब्रेक के बाद रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी और दुखद खबर का। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान का निधन हो गया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। 27 नवंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, राजनीति के लिए की अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि बद्रीधर दीवान लंबे समय से यहाँ पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं और 92 वर्ष की आयु में आज उनका एक निजी अस्पताल में निधन हुआ है, क्योंकि आयु अधिक हो गई थी और लंबे समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे। इससे पहले भी कई बार उनके स्वास्थ्य खराब हुआ था, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन तब वो स्वस्थ हो गए थे। लेकिन इस बार बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है, 3 दिन से वो अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद शहर के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। लेकिन अभी उनका निधन हो गया है और बद्रीधर दीवान चूंकि पहले भी पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इसके साथ ही बेलतरा विधानसभा से लगातार ये 5 बार के विधायक भी रहे हैं, तो एक लंबा अनुभव भी इनका राजनीति में रहा है। और जिस तरह से इनका निधन हुआ है, अब जो पार्टी के तमाम आला नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी इनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। इसके साथ ही इनके कुशल प्रशासक और संवेदनशीलता को भी उन्होंने याद करते हुए कहा है कि पंडित दीनदयाल के समय से ये काम करने वाले थे और भाजपा को इन्होंने यहाँ पर सींचा है, खड़ा किया है, और इनके जाने से जो क्षेत्र है, कहीं न कहीं क्षेत्र के लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बेलतरा विधानसभा के भी जो विधायक है, उन्होंने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। जितेंद्र, चूंकि कोरोना का दौर है, इसलिए क्या उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अंतिम संस्कार को लेकर जो अभी जानकारी आ रही है, कल सरकंडा मुक्ति धाम में इनका अंतिम संस्कार किया जाना है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी है और कोरोना का गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी है। तो कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर ना पहुंचे। हालांकि अभी जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि क्षेत्र के ये लोकप्रिय विधायक भी रहे हैं और एक पिता के तौर पर, क्योंकि इनको लोग यहाँ पर बाबूजी के नाम से जानते थे और इनका संबोधन भी क्षेत्र में उन्हीं के नाम से किया जाता था, तो लोगों की भावनाएं भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखा जा रहा है, बीजेपी के तमाम जो आला नेता हैं वो इस बात को भी ध्यान में रख के आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं कि कल किस तरह से इनका अंतिम संस्कार किया जाए, ताकि अगर लोग शामिल भी होते हैं तो किस तरह से उनको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। अंतिम संस्कार किया जाए, ताकि अगर लोग शामिल भी होते हैं तो किस तरह से उनको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता बद्रीधर दीवान का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्री दर्जा प्राप्त कई पदों के अलावा बेलतरा के पूर्व विधायक
भाजपा संगठन में जिला से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई पदों पर बद्रीधर दीवान की उपस्थिति रही। तबीयत खराब होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। 27 नवंबर 1929 को बिलासपुर जिले के देवरी पंधी में जन्मे बद्रीधर दीवान के 3 बेटे हैं। बद्रीधर दीवान 1990, 2003, 2008 और 2013 में भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को ही उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन भी लगवाया था। तो वरिष्ठ नेता बद्रीधर दीवान का निधन हो गया और जैसे कि हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे, कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बहुत ही सीमित लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर एम्स प्रबंधन ने तीसरी लहर की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही सभी हेल्थ वर्कर को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। रायपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अधिकांश गंभीर रोगी ही एम्स आ रहे हैं। इनमें अधिकांश रोगी देर से पहुंच रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें फिर से सामान्य स्थिति में लाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इस वजह से मृत्यु दर बढ़ रही है। डॉक्टर नागरकर के मुताबिक ज्यादातर मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन और स्टेरॉइड की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी कही है। इस बीच डॉक्टर नागरकर ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया और कहा कि सभी को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा जानकारी के लिए आप बने रहिए एब्स 24 के साथ। नमस्कार।